हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में अपन मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखे थे, तो आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने भी आया होगा। तो मैं जो बता रहा हूँ कम से कम वो रिवाइज करते रहे, जब मैं क्वेश्चन में वो चीज़ अप्लाई करूँ तो वो आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में थोड़ा बहुत और चीज़ें वो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी जो मैं पिछले क्लास में AB रूल पढ़ाया था वो आप लोग को आई होप डाइजेस्ट हो गया होगा, इसलिए मैं उसका एप्लीकेशन बता दूँ कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, और मैं जब क्वेश्चन लाऊँगा तो वहाँ तो अप्लाई करूँगा। तो बस आज डेमो दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कुछ बता देता हूँ जहाँ जहाँ आप यूज कर सकते हो। तो AB रूल पहले क्या होता है मैं आज फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। AB रूल का मतलब होता है कि जैसे कि A से B अगर मान लो कि परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, मान लो कि 40% दिया हुआ है कि A से जब B जा रहे हैं तो 40% का चेंज हो रहा है, तो बताओ B से जब A आएंगे तो कितना परसेंट का चेंज होगा, ठीक है। तो जब A से B जा रहे थे तो ये 40% का जो बेस है वो कौन था, A था ना। बेस का मतलब क्या है, बेस परसेंटेज में बेस जरूरी होता है ना, जैसे कि 40% ऑफ किसका, A का। तो इसी चलते इसी तरह से जो 40% है इसका बेस क्या है, A है। तो जब A से B जा रहे थे तो 40% का बेस A था, तो A से B जा रहे थे तो 40% का चेंज हो रहा था, मतलब B जो है वो A से 40% ज़्यादा है, इसका मतलब यही है। तो एक बात बताओ, जब B से A जाएंगे तो कितना का परसेंटेज चेंज होगा। अब जब B से A जाएंगे तो इसका बेस क्या हो गया, बदल गया ना, A से क्या हो गया बेस, अब B हो गया। तो B से A जाने पे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग AB रूल का इस्तेमाल करते थे। तो ये एप्लीकेशन पहला यही था कि हम लोग जब बेस बदल देंगे तो उसमें भी परसेंटेज चेंज हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते थे AB रूल से, 40% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 2/5। तो AB रूल से क्या होगा, अगर ऊपर A से B जाने में परसेंटेज बढ़ रहा है, प्लस का मतलब क्या, परसेंटेज इंक्रीज, तो नीचे आने के मतलब क्या, माइनस होगा। न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, न्यूमरेटर बताया था इट इज़ जस्ट लाइक गॉड। नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना आएगा इसमें, दोनों को साइन के साथ ऐड करेंगे 5 to 7। अब इसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो 2/7 से माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इसका परसेंटेज निकाल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200/7 कर दो, या 1/7 का अगर परसेंटेज जो इंटू फ्रैक्शन याद है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो हम इतना आपको बार बार परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन नहीं लिखवाने जाएंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 200 से 7 से डिवाइड करो तो परसेंटेज आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड देखो एप्लीकेशन क्या है इसका। सेकेंड एप्लीकेशन है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का मतलब कि अगर A इंटू B अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग इसमें AB रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्या, पहले समझिए A इंटू B कांस्टेंट का मतलब क्या है। सिंपली सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू A है और कोई वैल्यू B है, अगर हम A में कुछ परसेंट चेंज करें, मतलब डिक्रीज या इंक्रीज करें, तो बताओ B में कितना चेंज करें कि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट मिले। इस टाइप का हम चीज़ बता रहे हैं कि A इंटू B अगर कांस्टेंट दिया हुआ है और A का परसेंटेज चेंज तुमको दिया रहेगा और तुमसे B का निकालने का आपको ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें भी आप AB रूल लगा सकते हो। A इंटू B कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे कि 5 इंटू 4 अगर 20 के बराबर है, तो जब हम 5 को डिक्रीज कर दे 1 से तो 4 बन जाएगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा एक, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, अभी भी 20 आएगा। अगर हम मान लो कि इसको अगर डिक्रीज किए 4 कर दिए, डिक्रीज करके 5 को, और इसको भी डिक्रीज करके 3 बना दिए, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा क्या, नहीं ना भाई, अब तो 12 आएगा, इसमें क्या आ रहा था 20 आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट अब कांस्टेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि प्रोडक्ट कांस्टेंसी में क्या होता है कि अगर A जो है वो चेंज हो रहा है, परसेंटेज ये क्या हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, A जो है परसेंटेज चेंज में इंक्रीज हो रहा है, तो B को क्या होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिक्रीज होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा परसेंट डिक्रीज, वो हम AB रूल से निकाल लेंगे। लेकिन एक तो बात समझ में आ रहा है ना कि अगर कोई चीज़ A इंटू B अगर कांस्टेंट है, तो अगर A इंक्रीज हो रहा है तो B को डिक्रीज होना पड़ेगा, अगर A डिक्रीज हो रहा है तो B को इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। अगर दोनों एक साथ इंक्रीज हो जाए तब प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आएगा, दोनों एक साथ डिक्रीज हो जाएगा तब भी प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आएगा। तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कैसा बनता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि A जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ B कितना परसेंट से डिक्रीज करेगा, ये तो समझ में आ गया, डिक्रीज करेगा, कितना करेगा वो मैं AB रूल से निकाल लूँगा कि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ जाए। तो एक तो पता चल गया कि ये डिक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो ये डिक्रीज होगा, कितना परसेंट से डिक्रीज होगा वो मैं AB रूल से निकाल लूँगा। कैसे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, तो 1/5 प्लस 1/5 मतलब 1/5 से A इंक्रीज हो रहा है, तो B क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्लस है यहाँ तो माइनस आएगा, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर को ये साइन के साथ ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 क्या होगा 6, मतलब 1/6 से क्या होगा, डिक्रीज होगा। 1/6 का फ्रैक्शन में वो याद है तो डायरेक्ट परसेंटेज लिख दोगे, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो 6 से, तब भी परसेंटेज आएगा। नहीं तो 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, याद होना चाहिए यार, अब इतना दिन हो गया, 16.2/3%। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हो AB रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब A का परसेंटेज
चेंज दिया रहेगा, तुमको बी जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए, और प्रोडक्ट इसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। या ये याद रखना कि ए इंटू बी का अगर प्रोडक्ट के कांस्टेंट है तब हम लोग ए बी रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट बनता है ए इंटू बी कांस्टेंट में, वो जरा मैं देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, उतना लिस्ट में नहीं जाऊँगा, मैं अप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा, बट मैं कुछ कुछ अभी दिखा देता हूँ कि ए इंटू बी में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी आ सकता है। ए इंटू बी कांस्टेंट में जैसे कि ए को मैं ले लूँ, अगर कुछ ले लो, लेंथ ले लो, बी को अगर ब्रेड्थ ले लिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसका एरिया होता है, रेक्टेंगल का। अगर क्वेश्चन में दे दे कि एरिया क्या है, कांस्टेंट, मतलब लेंथ को अगर हम इतना परसेंट से चेंज कर रहे हैं तो ब्रेड्थ को कितना परसेंट से चेंज करें कि एरिया क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग ब्रेड्थ कितना परसेंट से चेंज होगा वो निकाल लेंगे। कैसे, लेंथ का दिया हुआ है तो ब्रेड्थ का कैसे निकल जाएगा, ए बी रूल से। क्यों, क्योंकि एरिया क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मेट क्या बन सकता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन जो है, ये कितना बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, एक और लेक्चर में हुआ था ये चीज़। प्राइस इंटू कंजम्पशन या क्वांटिटी बोलो इसको, ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अगर सपोज दैट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया रहे तो हम लोग ये वाला इसमें भी ए बी रूल लगा सकते हैं। कैसे, मान लो कि तुम दुकान पे गए अंडा खरीदने, तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने का रुपया तुम्हारे पास 910 रुपया है, तुम गए अंडा लेने, कुछ अंडा लिया। मान लो कि तुम जब दोबारा गए 910 रुपया लेके, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो जो अंडा का दाम है वो 30% से बढ़ गया। तो बताओ अब कितना अंडा तुम ला पाओगे, मतलब कितना नंबर ऑफ कंजम्पशन जो है अंडा का तुम ले पाओगे। तो इसमें भी क्या लगेगा, ए बी रूल। अगर प्राइस का दिया हुआ है कितना परसेंट से चेंज हुआ तो कंजम्पशन निकाल लेंगे। कैसे, ए बी रूल से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, मान लो सपोज है 910 रुपया या कुछ भी 700 रुपया क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो जब प्राइस बढ़ने के बाद भी उतना ही रुपया लेके जा रहे हैं, और नहीं बढ़ा था प्राइस तो भी उतना ही लेके गए हैं, मतलब ये वाला चीज़ क्या है, कांस्टेंट है इधर वाला RHS वाला। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, ए बी रूल निकाल के कंजम्पशन निकाल सकते हैं जब इसका परसेंटेज चेंज दिया रहे तो हम ये क्वेश्चन जब करवाएंगे इस फॉर्मेट का तो ये यूज करने आना चाहिए। बस मैं ये अभी डेमो दिखा रहा हूँ। सपोज डैट स्पीड डिस्टेंस टाइम में भी इसका यूज हो सकता है। जैसे स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। सपोज डैट डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेट अस से एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल। जैसे कि मान लो कि कल न्यू ईयर है, मतलब 12 बजे, मतलब सुबह के 12 बजे, मतलब कल जब आज 12 बज जाएगा सुबह तो न्यू ईयर आ जाएगा सपोज डैट। तो फिर तुम क्या हुआ, तुम गर्लफ्रेंड को अपने विश करने जाने के लिए तुम सोचे, और एक क्वेश्चन में ये हिंट दिया हुआ है कि जो रास्ता है तुम्हारे घर से उसके घर जाने का वो एक ही रास्ता है, मतलब एक ही रास्ता है, मतलब एक कॉमन रास्ता है जिससे तुम जा सकते हो, ठीक है। तुमने फ़ोन पे पहले ही बात कर लिया कि कहाँ पे मिलना है, मतलब कब नज़रें, हम लोग की नज़रें कहाँ, मतलब कहाँ पे मिलेगी, तब विश करेंगे। तो डिसाइड हुआ कि मतलब कि वो लड़की के घर के पीछे मिलना है। तो तुम निकल गए 12 बजे से पहले कि टाइम से पहुँच जाए, आराम आराम से गए, तुम 12 बजे पहुँच गए वहाँ पे। यही अचानक क्या हुआ कि उसके पापा ने देख लिया तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, जिस स्पीड से आराम आराम से गए थे उससे मिलने, क्या उसी स्पीड से तुम 9 2 11 हो गए वहाँ से, कि स्पीड तुम्हारा बढ़ जाएगा लौटने का। लेकिन रास्ता तो सेम ही है ना भाई, रास्ता मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, जितना डिस्टेंस कवर करके गए थे उतना ही डिस्टेंस कवर करके तुमको घर पे आना पड़ेगा, तभी तो तुम बच पाओगे। लेकिन स्पीड क्या हो गया, जाने वाला स्पीड जो था, जितना आराम से गए थे उससे कई गुना तुम्हारा स्पीड लौटते वक्त तुम बढ़ाओगे, तभी तो तुम बच पाओगे। तो स्पीड मतलब क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा कुछ कि स्पीड इतना परसेंट से बढ़ गया, कुछ मान लो 70% या 60% से, और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बताओ टाइम कितना परसेंट ये चेंज होगा, मतलब घटेगा, कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट रहे। मतलब स्पीड को अगर हम इतना परसेंट से बढ़ा दिए तो बताओ टाइम में कितना परसेंट की ये टाइम कितना परसेंट घटेगा कि डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसमें भी ये भी लगा सकते हैं। इसका अगर परसेंटेज दिया रहे तो हम लोग टाइम का निकाल सकते हैं ये भी रूल का। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है। और देखो किस में यूज हो सकता है, टाइम एंड वर्क चैप्टर में, ये इसमें भी हो सकता है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में जैसे कि एक फॉर्मूला आता है वहाँ, इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अगर मान लो सपोज दैट वर्क डन कांस्टेंट दिया रहे, सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क में कि एक मजदूर जो है, मतलब कुछ मजदूर जो है वो 10 दिन में एक काम को करते हैं। उसी काम को करने के लिए अगर मजदूर की संख्या बढ़ा दे तो बताओ टाइम कितना घट जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन में अगर वर्क डन कांस्टेंट दिया रहे तो हम लोग वहाँ भी जब देखेंगे चैप्टर में क्वेश्चन वो वाला लाएंगे चैप्टर, तब उसमें भी एवी रूल अप्लाई करेंगे। मतलब एवी रूल का हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, इसलिए एवी रूल ध्यान रखिएगा कैसे यूज किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, वो तो आप लोग अब सीख गए होंगे। नेक्स्ट है, मान लो कि फिजिक्स में कुछ अगर क्वेश्चन बना रहे फिजिक्स से कुछ परसेंटेज में, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूला यूज करके। जैसे फॉर्मूला तो आप लोग फिजिक्स जानते ही होंगे मेरे से ज़्यादा। जैसे वोल्टेज इनटू
करंट जो होता है वो क्या होता है, ये तो पढ़े होंगे ना भाई 12th में, पावर के बराबर होता है। तो वोल्टेज मान लो क्वेश्चन में दिया रहे कि इतना परसेंट से बढ़ गया, तो बताओ करंट जो है कितना परसेंट की कमी आएगी कि पावर जो है वो कांस्टेंट ही रहे। तो इस टाइप में भी ए वी रूल लगा सकते हैं। वोल्टेज पता है वोल्टेज में कितना चेंज आया, तो करंट में कितना आएगा वो ए वी रूल से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो इसका बहुत वाइड है, ये सब फॉर्मेट बहुत बन सकता है, लेकिन सिंपल मोटा मोटी ये समझना है कि एनी रिलेशन वेयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट ए वी रूल इज अप्लाइड। मतलब कि समथिंग इंटू समथिंग अगर कांस्टेंट के बराबर है और समथिंग में दे कि इतना परसेंट का चेंज हो रहा है, तो बताओ जो दूसरा समथिंग है उसमें कितना परसेंट का चेंज होगा। तो हम लोग लगा सकते हैं ना ए वी रूल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। तो हम लोग एक जनरल बस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारा यूज होगा ए वी रूल का। तो बस मैं आज डेमो दिखा दूँ कि प्राइस इंटू कंजम्पशन वाला जो इक्वेशन बनता है परसेंटेज में, उसमें कैसे यूज होता है। तो बस मैं उसका डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो, प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है, तो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में मान लो, बस मैं ये मैथमेटिकल क्वेश्चन रूप से क्वेश्चन बता रहा हूँ, लैंग्वेज में नहीं। मान लो कि प्राइस जो है, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए मान लो तुम्हारे पास सपोज डैट कितना रुपया है, तो मान लेते हैं कि कितना रुपया है, 900 रुपया है, ठीक है, 900 रुपया है, ओके। प्राइस जो है वो मान लो सपोज डैट कि तुम अंडा लेने गए, जब तुम अंडा लेके एक बार लौट आए इतना रुपया में, तो दोबारा जब इतना ही रुपया लेके तुम जब अंडा लेने गए, तो मान लो कि प्राइस जो है अंडा का वो 30% से घट गया। मतलब 30% से क्या हुआ, प्राइस फॉल डाउन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब प्राइस घट गया, ये क्वेश्चन में इतना डाटा दिया हुआ है, तो जो अंडा है वो अब तुम 301 ज़्यादा ला पा रहे हो इतना ही रुपया में, जितना पहले ला रहे थे उससे 300 अंडा ज़्यादा ला रहे हो जब प्राइस 30% से घट गया तो। लेकिन एक्सपेंडिचर तो उतना ही है, पैसा तो हम उतना ही लेके जा रहे हैं, 900 रुपया ही दोनों केस में। जब प्राइस नहीं घटा था तो भी उतना ही लेके गए थे, और जब प्राइस घट रहा है तो भी क्वेश्चन में दिया कि इतना ही लेके गए, ठीक है। तो अब बताओ कंजम्पशन, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्या पूछ सकता है, न्यू कंजम्पशन बताओ जब प्राइस घट गया तो। दूसरा क्या पूछ सकता है, ओरिजिनल कंजम्पशन बताओ जब प्राइस नहीं घटा था तो कितना अंडा ला रहे थे। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि न्यू प्राइस बताओ एक का कितना हो गया, मतलब एक का कितना दाम बन रहा है, मतलब एक पे कितना प्राइस अब बन रहा है, मतलब कितना रुपया का अब एक आ रहा है जब प्राइस घट गया तो। अब तुम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस का मतलब जब प्राइस नहीं घटा था तो हम एक अंडा कितना रुपया में ला रहे थे। ये चारों क्वेश्चन बन सकता है इस इतना डाटा देके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये बताओ प्राइस कितना परसेंट से घट गया, माइनस का मतलब घटना, मतलब कितना परसेंट से घट गया, 30%। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10, मतलब 3/10 से प्राइस घट गया। एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, तो क्या हम बताएं, ए इंटू बी अगर कांस्टेंट है तो इसमें ए वी रूल लगा सकते हैं। अगर 3/10 से प्राइस घटा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, क्योंकि घट रहा है तो ये बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा निकाल लो, न्यूमरेटर को छेड़ेंगे नहीं, डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, दम साइन के साथ ऐड करेंगे। 10 - 3 कितना होगा, 7, मतलब 3/7 से कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ गया। किसका बढ़ गया, कितना का बढ़ गया कंजम्पशन, मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन हमको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में कि कितना हम ले रहे थे जब प्राइस नहीं घटा था तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल कंजम्पशन शुरू जो इनिशियल कंजम्पशन था जब प्राइस नहीं घटा था तो x था, तो x का कितना बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया, जब प्राइस घट गया तो अब कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 3/7 किसका, ओरिजिनल कंजम्पशन जो हम x माने हैं, तो इसका 3/7 ऑफ किसका हो गया, x हो गया, मतलब कंजम्पशन बढ़ के। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कितना हम बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना एक हम लोग अब ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 300, और मेरे हिसाब से कितना निकला है, 3/7 ऑफ x, इतना ज़्यादा हो गया कंजम्पशन, तो इसका वैल्यू इक्वेट कर दें 300 से। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना अंडा हम लोग अब ज़्यादा ला रहे हैं जब ये प्राइस घट गया तो 300, और हम कितना निकाले हैं, फ्रैक्शन में कितना ज़्यादा हो रहा है, 3/7 किसका, ओरिजिनल कंजम्पशन का, हम लोग अब ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 300, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 300 × 7/3। बोलो भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, ओहो सॉरी, यहाँ 100 से कटेगा तो 700 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 100, मतलब ओरिजिनल जो कंजम्पशन था, ओरिजिनल मतलब इतना एक खरीद पा रहे थे जब प्राइस नहीं घटा था, तो जब हम 900 रुपया लेके गए थे जब प्राइस नहीं घटा था तो कितना अंडा खरीद पा रहे थे, 700, मतलब इसका आंसर आ गया ओरिजिनल कंजम्पशन। अगर न्यू कंजम्पशन पूछे तो ये तो सिंपल है, जब ओरिजिनल जब प्राइस नहीं घटा था अंडा का तो 700 खरीद पा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा जब प्राइस घट गया तो 300 ज़्यादा अंडा खरीद पा रहे हैं, मतलब 700 में 300 ऐड कर देंगे तो न्यू कंजम्पशन आ जाएगा, मतलब 1000 अब अंडा खरीद पा रहे हैं जब प्राइस घट गया तो। ये दोनों का आंसर निकल गया। बचा ये दोनों प्राइस निकालने के लिए कि न्यू प्राइस बताओ एक अंडा का दाम कितना है, ओरिजिनल प्राइस बताओ कितना था एक अंडा का दाम। तो प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, प्राइस इंटू
कंजम्पशन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो प्राइस का फॉर्मूला क्या यहाँ से निकल सकता है, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर तो दोनों केस में सेम है, जब न्यू प्राइस निकालोगे तो भी एक्सपेंडिचर सेम है, और जब ओरिजिनल प्राइस निकालोगे तो भी एक्सपेंडिचर सेम है। मतलब एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना है, मान लो हम सपोज दैट निकाल रहे हैं न्यू प्राइस कितना है, तो न्यू प्राइस में कितना आएगा, एक्सपेंडिचर तो सेम ही है 900। न्यू प्राइस में कौन सा कंजम्पशन आएगा, ओरिजिनल कंजम्पशन की न्यू कंजम्पशन आएगा ना, क्योंकि हम लोग न्यू प्राइस निकाल रहे हैं, प्राइस घटने के बाद निकाल रहे हैं। तो प्राइस घटने के बाद न्यू कंजम्पशन कितना आंसर आया था, 1000। मतलब इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, ये जब डेसिमल में आएगा कितना रुपये आएगा, 0. बोलो भैया 0.9 आएगा ना, 0.9 आएगा। मतलब इतना रुपया पैसा में निकालने के लिए क्या कर दो, 100 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है। तो इतना रुपया में अब उस टाइम न्यू प्राइस कितना आया, 0.9 रुपया। मतलब एक अंडा का अब दाम कितना हो रहा है, अब कितना हो गया, 0.9 रुपया हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, जब प्राइस नहीं घटा था अंडा का तो कितना पड़ रहा था एक अंडा का दाम। तो इसको निकालने के लिए एक्सपेंडिचर तो अभी भी सेम है 900, और यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए ओरिजिनल कंजम्पशन आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 700 खरीद पा रहे थे जब प्राइस नहीं घट रहा था, तो 700 आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.200, मतलब 1. यही समथिंग अबाउट 1.2 समथिंग अबाउट के बराबर आएगा। मतलब 1.2 रुपया के बराबर आएगा। मतलब अप्रॉक्स बता रहे हैं तो 1.2 के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब इतना रुपया में एक अंडा खरीद पा रहे थे, कब, जब प्राइस नहीं घटा था। तो सारा चीज़ का आंसर निकल गया। देखा एवी रूल का कितना ज़बरदस्त यूज है। प्राइस का दिया हुआ है कि इतना % से डिक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन कितना से डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग एवी रूल से निकाल लिए कि ओरिजिनल कंजम्पशन से अब कितना बढ़ गया, 3/7 किसका, ओरिजिनल कंजम्पशन का। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन कितना बढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से, डाटा के हिसाब से 300, और मेरे हिसाब से फ्रैक्शन में कितना बढ़ा है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से एक का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी पूछ रहा है अब निकल जाएगा। तो देखा कितना यूज है ज़बरदस्त। तो इसको अब जब मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा इस टाइप का, तो उसमें भी ये सब एवी रूल का अप्लाई करूंगा। इसलिए मैं एवी रूल का भी एप्लीकेशन बता दिया कि आपको निकालना कैसे आना है। निकालने तो अब एक्सपर्ट हो गए होगे आप, आई होप। अब मैं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको अब एवी रूल से करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, एवी रूल से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ एवी रूल से दिखाने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एवी रूल से कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इफ़ प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस बाई 25%, पहले ये बताओ प्राइस इंटू प्राइस इंटू कंजम्पशन बोलो या क्वांटिटी बोलो, बतवा इज द सेम। प्राइस इंटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो बोल रहा है कि जब प्राइस ऑफ इरेजर जो रिड्यूस हो गया किससे, 25% से, तो वो जो आदमी है वो 2 ज़्यादा इरेजर खरीद पा रहा है। कब, जब प्राइस घट गया तब। तो बताओ 1 रुपया में कितना इरेजर वो खरीद पाएगा। तो 1 रुपया तो कॉमन, एक्सपेंडिचर तो सेम ही है। जब प्राइस नहीं घटा था तब भी उसके पास 1 ही रुपया था, और जब प्राइस घट गया तब भी 1 ही रुपया। मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे भी ये भी लगा सकते हैं। प्राइस कितना से घट गया, 25% से घट गया, मतलब माइनस कितना, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4। तो कंजम्पशन कितने से बढ़ जाएगा, अगर -1/4 से प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ जाएगा, 1। और इसको साइन के साथ ऐड कर दो, 4 - 1 कितना, 3। मतलब 1/3 से कंजम्पशन बढ़ गया। किसका बढ़ गया, मान लो कि ओरिजिनल कंजम्पशन जब प्राइस नहीं घटा था तो x था, हम लोग x खरीद पा रहे थे इरेजर 1 रुपया में। यही तो निकालना है कि 1 रुपया में कितना खरीद पा रहे थे। तो मान लो कि जो प्राइस नहीं घटा था तो x खरीद पा रहे थे, लेकिन अब कितना कंजम्पशन बढ़ गया, 1/3 किसका, ओरिजिनल कंजम्पशन जो कि x है, ठीक है। ये किसके बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 ज़्यादा इरेजर खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, 2, और मेरे हिसाब से फ्रैक्शन में कितना हो रहा है, 1/3 ऑफ किसका, ओरिजिनल कंजम्पशन का। दोनों इक्वेट होगा, किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों ये चीज़ हम लोग क्यों लगा पाए हैं एवी रूल, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, 1 रुपया तो कांस्टेंट है। जब प्राइस नहीं घटा था तो भी 1 रुपया लेके गए थे, और जब प्राइस घट गया तभी 1 रुपया मेरे पास है खर्चा करने का, रुपया एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से एवी रूल से देखो कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, बट फ्रैक्शन में थोड़ा सा और सोचना पड़ता है। यूनिट का वैल्यू निकालो, कितना यूनिट चेंज हुआ, ये सब निकालना वहाँ भी सही है। लेकिन देखा एवी रूल का एप्लीकेशन कितना वाइडर है। एवी रूल से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ये एप्लीकेशन किस पे सूट कर रहा है, a × b समथिंग कॉन्स्टेंट के बराबर है इस क्वेश्चन के हिसाब से भी, इसलिए मैं यहाँ एवी रूल लगा दिया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो आज एवी रूल का एप्लीकेशन बता दिया, और वाइडर एप्लीकेशन जब क्वेश्चन लाऊंगा तो वहाँ तो वाइडर मतलब क्या कहूँ कि अप्लाई कैसे करूँगा वो तो आप सीख ही जाओगे, क्योंकि आप सीख ही गए कि एवी रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। और इसका वाइडर यूज कहाँ है, तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर में है,
फिर इसमें है वर्क टाइम में भी इसका यूज है, तो ज़बरदस्त यूज है। तो इसको आप लोग मतलब डाइजेस्ट करिए, कैसे यूज भूलिएगा नहीं कि कैसे ये रूल निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो आप लोग शायद ही मतलब कहीं सीखे होंगे, तो शायद आप लोग दूसरा तरीके से सीखे होंगे या कैसे भी, लेकिन मैं जो सिखाने जा रहा हूँ उससे आप लोग 1 से 100 तक का स्क्वायर आप लोग तुरंत मतलब कि बहुत ही जल्दी निकाल पाओगे। या तो माइंड में कैलकुलेट करो या पेन से भी कैलकुलेट करोगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। तो धैर्य रखिएगा, पूरा इसको देखिएगा, तब मतलब कि जो आज के क्लास के बाद जो स्क्वायर है 1 से 100 तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप जो स्क्वायर है बहुत जल्दी निकाल पाओगे। मतलब कि मैं ये सोच कर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाला ख़त्म करते करते मैं इतना विश्वास रख लूँगा कि आप बिल्कुल मैं जो बात बोल रहा हूँ उस पर आप लोग मतलब विश्वास करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। तुरंत अब हमसे स्क्वायर निकलने लगा है, जो अभी परेशानी होती है याद करने में उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये तो जनरल से बात है, ये तो आप लोग याद रखे ही होंगे, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन की दुनिया में हैं तो आपको स्क्वायर 1 से 25 तक, क्यूब 1 से 25 तक और टेबल 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन बात है, तभी आप 1 से स्क्वायर तक 1 से 100 तक वाला भी बहुत जल्दी निकाल पाओगे। कब? जब 1 से 25 तक आप लोग रटे हुए हो तब, ठीक है। देखते हैं क्या है फॉर्मेट इसका, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। जो मैं बताऊँगा यूनिक है। यूनिक मतलब कहूँ कि मैं जितना भी अभी तक देखा हूँ इसका प्रोसेस, उससे जो भी मेरा बेस्ट लगा वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको मैं 3 फॉर्मेट में बताऊंगा, 3 केस में बताऊंगा। पहला जो है वो मैं ले रहा हूँ 100 से 75 तक के नंबर का स्क्वायर, मतलब 75 से 100 बोले या मतलब 75 से 100 के बीच के नंबर का स्क्वायर बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा केस में जो लूँगा वो है 25 से 50 तक के बीच का नंबर का स्क्वायर कैसे तुरंत कैलकुलेट करें। और तीसरा केस में लूँगा 50 से 75 जो बच गया। क्यों? क्योंकि 1 से 25 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, तो 1 से 25 तक याद है, आपको याद होना चाहिए। यही कंडीशन है ये तीनों चीज़ का कि ये तीनों चीज़ बिना याद किए हुए कैसे निकाल सकते हो, कब? जब 1 से 25 तक आपको रटा हुआ है तब। तो अब देखो पूरा हो गया 1 से 100 तक, तो ये 3 केस में हम डिवाइड कर दिए। अब चलो ये केस को हम पकड़ते हैं, पहला केस को, कि 100 से 75 से 100 वाले के बीच के नंबर के स्क्वायर को कैसे जल्दी निकालें, ठीक है। आप माइंड में भी इसको कुछ दिन बाद कैलकुलेट करने लगोगे जब तुम पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो, ठीक है। तो इसको जो है 100 से 75 तक का पहला जो कंडीशन है इसमें कि 100 को हम रेफरेंस मानेंगे। 100 को मतलब ये, क्योंकि ये 75 से 100 के बीच का जो नंबर है वो 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम 100 को रेफरेंस लेके चलेंगे और 100 से ही सब कुछ कंपेयर करेंगे। कैसे? एग्जांपल लूँगा, बेहतरीन। लास्ट जब खत्म हो जाएगा ये वीडियो पूरा तो आप लोग बिल्कुल मतलब डाइजेस्ट कर जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत मज़ेदार चीज़ है। 75 से 100 के बीच का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उसका रेफरेंस किससे कंपेयर करेंगे? 100 से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 75 से 100 के बीच का नंबर का, मान लो कि 90 का अगर स्क्वायर आपको, ये तो जल्दी निकल जाएगा क्योंकि 0 वाला तो तुरंत निकल जाता है, 81 100 हो जाता है, ठीक है। फिर भी मैं सिखा रहा हूँ। मान लो कि कुछ भी ले लो, 98 का स्क्वायर हो गया, 97 का स्क्वायर ले लो, 91 का स्क्वायर ले लो। कैसे निकालेंगे? 75 से 100 के बीच के नंबर का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि 75 से 100 के बीच के नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए 100 को रेफरेंस लेंगे, ठीक है। मतलब कि 100 से ही सब कुछ कंपेयर करेंगे। 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो जितना कम है वो स्क्वायर, जितना कम है उसको स्क्वायर कर दो और 2 डिजिट में लिखना है। मतलब 100 जो है 98 जो है वो 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखना है 2 डिजिट में। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 को 2 डिजिट में लिखने के लिए 0 4 लिखेंगे, तो जितना कम है उसको 2 डिजिट में लिख देना है स्क्वायर। और कितना कम है? 100 से कितना कम है? ये 2 कम है ना। 98 कितना कम है? 100 से 2 कम है, तो इसमें भी 2 कम कर दो। तो 98 में 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। ये आंसर हो गया। 98 का स्क्वायर होता है 9604। कोई दिक्कत है? बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा तो आप लोग देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप फॉलो करिएगा। 97 का स्क्वायर, मैंने कहा कि 75 से 100 के बीच का कोई भी नंबर का स्क्वायर तुमसे पूछे, रेफरेंस क्या लेके चलना है? 100। 97 जो है वो 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो जितना कम है पहले उसको स्क्वायर उसको कर दो और 2 डिजिट में लिख दो। तो कितना लिखाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 2 डिजिट में लिखने का तरीका 09। 3 कम है ना 100 से। 97 जो है 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 97 में भी क्या कर दो? 3 कम कर दो। तो कितना आएगा? 9409 आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। ये 75 से 100 के बीच का नंबर का ये आप स्टेप फॉलो करना है आपको, ठीक है। 91 का स्क्वायर लिखना है सपोज डैट। तो 91 का स्क्वायर जो है मतलब 91 जो है वो 100 से कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ये तो ऑटोमेटिक 2 ही डिजिट में है।
9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो इसमें तो जीरो लगाने का जरूरत नहीं ना है क्योंकि ये 2 डिजिट में ही लिखा हुआ है, तो 81। अब 91 जो है वो 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 इसमें इससे भी कम कर दो, 91 से भी क्या कर दो 9 कम करके लिख दो, तो 91 से 9 कम करके लिखोगे तो कितना आएगा 82। बोलो भाई कितना ईजी है। तो आप लिख सकते हो 75 से 100 का कोई भी नंबर दे दे, तो यही चीज़ 100 से कंपेयर करना है सब कुछ। कैसे, जैसे कि मान लो कि मैं ले लिया फॉर एग्जांपल 88 का स्क्वायर, ये भी 75 से 100 के बीच का रेंज आ रहा है, तो 88 का जो स्क्वायर है 88 जो है वो 100 से कितना कम है, तो तुम बोलोगे 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट लिख दिए, एक जो बच गया उसको कैरी में बाहर रखे रहो, एक जो है बाहर रखे रहो। 88 जो है वो 100 से कितना कम था, 12 कम था, इससे भी 12 कम कर दो, तो इससे 12 कम करोगे तो कितना आएगा, बोलो भैया कितना आएगा 76, लेकिन एक कैरी था ना तो इसमें ऐड कर दो, तो 76 एक 77 आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, 75 से 100 के बीच का फाइनल कंक्लूजन बता रहे हैं, इस बीच का रेंज का अगर स्क्वायर आपसे पूछे तो सबसे पहले क्या करना है कि 100 से कितना कम है वो नंबर वो देख लो, जितना कम है उसको स्क्वायर पहले कर दो, स्क्वायर करके उसको 2 डिजिट में लिखना, अगर 3 डिजिट है तो लास्ट 2 डिजिट लिख के जो बचेगा उसको कैरी में ले लेना, और अगर 2 डिजिट में लिखा हुआ है तब तो सही है, 2 डिजिट नहीं है तो 0 करके लिख देना बना के, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये लिखा था 98 का स्क्वायर जो था वो 100 से 2 कम था, तो पहले 2 का स्क्वायर लिखे, कितना 2 डिजिट में ही लिखना है, 04 लिखें, फिर 2 कम है ना 100 से, 98 जो है 100 से 2 कम है, तो 98 में भी 2 कम कर दो, 96 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। उसी तरह से 88 का स्क्वायर मैंने लिया, तो 88 जो है वो 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर पहले लिखो 2 डिजिट में, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो जो लास्ट 2 डिजिट लिख दो, एक मतलब 144 को लास्ट 2 डिजिट लिखने के मतलब 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या बोले कि लास्ट 2 डिजिट को पहले लिख दो, और जो बच गया मान लो यहाँ पे कुछ भी बचता उसको कैरी में लिख लो। और 88 जो है वो 100 से 12 कम है, तो इसमें भी 12 पहले कम कर दो, यही तो सब में कर रहे थे। तो 88 जो है 12 कम कर दो, 12 जितना कम किए उसमें एक कैरी था ना इसको इसमें, तो एक कैरी भी क्या कर दो ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो ये था 75 से 100 के बीच का कैसे स्क्वायर तुरंत फाइंड आउट करें। नेक्स्ट केस लेते हैं ये वाला 25 से 50 तक वाला। 25 से 50 तक वाला में क्या करना है कि इसमें जो बेस है वो 50 लेना है। जैसे उसमें क्या ले रहे थे बेस ये 100 ले रहे थे, इसमें बेस 50 लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो 25 से 50 तक का जो नंबर है वो किसके नज़दीक है, 50 के नज़दीक है। जैसे कि कोई भी मान लो कि यहाँ पे दिया रहे किसी का स्क्वायर निकालने के लिए, सपोज डैट दिया हुआ है, इसमें मान लो कुछ भी ले लो, 45 का स्क्वायर पूछ दे तुमसे, या तुमसे पूछ दे 42 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, और तुमसे क्या पूछ दे सपोज डैट 49 का स्क्वायर बताओ, तो ये सब इसके बीच का नंबर आ रहा है। तो मैंने क्या बोलता है कि 25 से 50 तक के रेंज का नंबर का स्क्वायर पूछे तो बेस यहाँ पे रेफरेंस किसको लेके चलना है 50 का। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, जब 75 से 100 वाला में कर रहे थे तो 100 रेफरेंस था, तो 100 से ही सब कुछ कंपेयर कर रहे थे। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप तो सेम ही है जो उसमें कर रहे थे यही इसमें करना है, लेकिन इसमें किससे कंपेयर करना है 50 से। मतलब 45 जो है वो 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिख दो 25। बोलो भाई। अब ये मत करना, उसमें क्या कर रहे थे ध्यान रखना है, 88 जो था वो पहले किए कि 100 से कितना कम था उसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखें, फिर जितना कम था 100 से उसमें जितना कम था इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके लिख देते थे। लेकिन इसमें क्या है कि पहला स्टेप तो सेम ही है, लेकिन किससे कंपेयर करना है 50 से। इसमें 25 से 50 तक के बीच का नंबर का कि 45 जो है वो 50 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो पहले इसको 2 डिजिट में स्क्वायर लिख दो 25। अब जो घटाना है ना 5 डायरेक्ट इसमें से मत घटा देना, मतलब उसमें क्या कर रहे थे नंबर से ही घटा दे रहे थे, जितना कम था 100 से उसमें नंबर से ही सेकंड स्टेप में घटा दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो कंपेयर पहला जो काम है वो सेम ही है कि 50 से जितना कम है उसको स्क्वायर में 2 डिजिट लिखना है, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे 50 माने हैं। लेकिन जो ये जो कम है ना 50 से कितना कम है 5 कम है, तो जो 5 घटाना है ना आपको, ये 50 इस नंबर से नहीं घटाओगे, इस वैल्यू से नहीं घटाओगे सेकंड केस में, इसमें 25 से घटाओगे सब कुछ को। समझ में, ये बस अंतर है। जैसे उसमें क्या कर रहे थे, दोनों में अंतर समझना। 75 से 100 के बीच का नंबर का मैंने कहा कि रेफरेंस 100 लेना है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ 95 का स्क्वायर, मैंने कहा कि 100 से 95 कितना कम है 5 कम है, तो ये पहला स्टेप था कि पहले स्क्वायर जितना कम है उसको 2 डिजिट में लिख दो स्क्वायर करके, ठीक है। 2 डिजिट अगर नहीं है तो बना के लिख दो, 25 हो गया। अब बताओ, फिर मैंने कहा कि 95 जो है वो 5 कम है ना 100 से, तो इसमें भी 5 घटा के सेकेंड स्टेप में लिख दो, कितना हो गया इसका आंसर 90। तो ये था उसमें किस केस में 75 से 100 के बीच में, जब 100 मैंने रेफरेंस लिया था। तो इसमें मैंने क्या बोला
कि 25 से 50 तक के बीच का कोई भी नंबर है तो उसमें रेफरेंस लेना है 50, 45 को कंपेयर करना है 50 से। पहला स्टेप दोनों का कॉमन है, कि कॉमन है मतलब कि स्क्वायर करके लिखना ही है दोनों में 2 डिजिट करके। जैसे कि 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 2 डिजिट में 25। लेकिन जो घटाएंगे अब डायरेक्ट इससे नहीं घटाएंगे, 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, तो 45 में से 5 घटा के सेकंड स्टेप में 40 मत लिखना, किससे घटाना है, 25 से। कि 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, तो 25 से भी 5 घटा दो, कितना आ गया आंसर, 20 25। समझ में आया। तो एक बार और करते हैं, 42 का स्क्वायर लिखना है तो इस रेंज में है, तो इसका पहले बताओ 50 से ये कितना कम है, 42, किस में रेफरेंस लेना है, 25 से 50 तक का रेफरेंस क्या है, 50 है, तो 50 से कितना कम है, 42, 8 है, तो पहला स्टेप में क्या करो, स्क्वायर करके जितना कम है उसको 2 डिजिट में लिख दो, 64। अब जो 8 कम है इसमें से डायरेक्ट नहीं घटाना है सेकंड स्टेप में, जैसे इसमें से वैल्यू में ही से घटा करके लिख दे रहे थे सेकंड स्टेप में, जितना 100 से कम था। इसमें क्या करना है, 25 से सेकंड स्टेप में तुमको घटाना है कि 50 से कितना कम है, 42, 8 कम है, तो 8 इसमें से घटा दो, तो 8 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर, बोलो भाई, 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 25 में से 8 घटा दो तो आ जाएगा आंसर कितना, 17 64। देख लेना 42 का स्क्वायर कितना होता है, 17 64। कोई दिक्कत है। जैसे कि 49 का स्क्वायर पहले करो, 50 से जितना कम है उसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिख दो, 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 को 2 डिजिट में लिखने के लिए 01 लिख दो। 50 से कितना कम है, 1 कम है, इसमें से डायरेक्ट सेकंड स्टेप में घटा के मत लिख देना 48, गलत हो जाएगा। 25 से 50 में कहाँ से बोले हैं घटाने के लिए, सेकंड स्टेप में 25 से, जितना 50 से कम है उसको सेकंड स्टेप में इससे घटा के लिख दो। तो 50 से कितना कम है, 49, 1 कम है, तो इसमें से 25 में से 1 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 2401। तो देखो 25 से 50 तक वाला कैसे किया जाता है, समझ में आ गया। 50 रेफरेंस लेना है, पहला स्टेप दोनों सेम है कि जितना कम है उसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिख दो, फिर जो जितना 50 से कम है उस सेकंड स्टेप में कहाँ से घटा के लिखना है, 25 से घटा के उतना ही लिख देना है कि 50 से अगर 5 कम है तो 25 में से घटा के सेकंड स्टेप में 20 लिख दो, उसी तरह से, ठीक है। तो ये दोनों का रेंज मैंने बता दिया कि 75 से 100 कैसे लिखते हैं और 25 से 50 वाला कैसे लिखते हैं। लास्ट जो थर्ड केस है वो बच गया क्या, 50 से 75 के बीच का नंबर का स्क्वायर। तो इसमें जो रेफरेंस है वही है, 85 है, तो इसमें भी वही चीज़ करना है, लेकिन इसमें क्या आएगा, अंतर क्या आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा था कि 50 से जो भी नंबर लिखा हुआ था वो कम लिखा हुआ मिल रहा था। कैसे, 25 से 50 तक का जो भी नंबर आएगा वो 50 से तो कम ही आएगा, कि 45 जो है वो 50 से कितना कम है, 5, 45 जो है वो 42 से कितना कम था, 8। उसी तरह से ये वाला रेंज का जो नंबर आएगा वो 50 से ज़्यादा मिलेगा। जैसे 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर का निकालना है, तो इसमें भी वही स्टेप है। 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, जैसे उसमें कम था तो उसको स्क्वायर करके लिख रहे थे, तो 50 से 51 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, उसको पहले क्या करो, स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिख दो, तो 01। फिर वही चीज़ करना है, 50 जो है वो 51 से कितना है, 50 जो है 51 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। तो 50 से जब 1 ज़्यादा है तो 25 में ही ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये वाला दोनों केस में डायरेक्ट नंबर से मत सेकंड स्टेप में जितना ज़्यादा है उसमें लिख देना, 25 से ही करना है। पहला स्टेप क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 को स्क्वायर करके लिख दो, 01। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि 50 से कॉमन कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें ऐड कर दो, ज़्यादा है तो 25 में 1 ऐड करके 26 लिख दो। इसमें क्या अंतर हो रहा था कि 50 से 45 कितना कम था, 5 कम था, तो 5 का पहले स्क्वायर लिखे 2 डिजिट में, 25, बिल्कुल सही बात है। फिर 50 से 45 कितना कम था, 5 कम था, तो इसमें कम था ना 5, इसलिए इसमें से 5 घटा, जितना कम था उसमें से 25 में से घटा के यहाँ लिख दे रहे थे सेकंड स्टेप में। उसी तरह से इसमें क्या हो रहा है, 50 से सब नंबर ज़्यादा लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग 25 में अब ऐड करना पड़ रहा है हमको, कि 50 से कितना ज़्यादा है, 51, 1 ज़्यादा है, तो इसलिए 25 में से 1 ऐड करके सेकंड स्टेप में 2601 आंसर। उसी तरह से 52 का स्क्वायर लिखना है, तो 50 से 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 यूनिट ज़्यादा, मतलब 04 लिखेंगे 2 डिजिट में। फिर 50 से 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ के सेकंड स्टेप में कितना, 27, आंसर देखो आ गया। तो 3 केस में आपको याद रखना है। एक तो फिर मैं इसको कल भी रिवाइज करवा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेगा, जितना भी कैप्चर हुआ है इतना हम बहुत मेहनत किए हैं, आई होप समझ में भी आया होगा। तो 50% भी समझ में आया होगा, तो कल मैं पूरा फिर मैं लाऊंगा ये वाला चीज़, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ, 3 केस में मैं आपको पढ़ाया क्या क्या, फिर से मैं फाइनल कंक्लूजन बता दूं। पहले तो कंडीशन है कि 1 से 25 तक का आपको याद होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि 100 से अगर 75 के बीच का कोई, मतलब 75 से 100 के बीच का कोई भी नंबर का स्क्वायर पूछे तब कैसे निकालेंगे। 50 से 75 के बीच का, फिर और कौन बच गया, और कौन बचा, 25 से 50 के बीच का, यही तो बचा, हो गया तीनों।
मैंने कहा कि 100 से 75 के बीच का कोई भी नंबर का स्क्वायर आपसे पूछे, लेट से मान लो कि कुछ भी पूछ दे, जैसे कि कुछ भी सपोज डैट ये पूछ दे आपसे, कुछ भी ले लो नंबर यार, ये नंबर में क्या रखा है 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर पूछ दिया आपसे। तो मैंने कहा कि इसका जो रेफरेंस है 75 से 100 के बीच का, वो मैंने 100 लेना है, मतलब जो भी चीज़ कंपेयर करना है 100 से, कि 97 जो है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो जितना कम है उसको स्क्वायर करके 2 डिजिट बना के लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है 09 लिखना है, ठीक है। अगर मान लो कि जितना कम था वो स्क्वायर करके आ जाता 256 आ जाए, ठीक है। तो 2 डिजिट में लिखने के लिए किसको लिखेंगे 56 को 2 क्या कर लेंगे कैरी में रख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है 2 डिजिट में ही लिखना है, जितना कम है उसको पहला स्टेप में स्क्वायर करके। तो इसमें तो 97 जो है 100 से कितना कम हो रहा था, 3 कम हो रहा था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए 09 लिखेंगे। अब जितना कम है 100 से 97 कितना कम है 3 कम है, तो इसी में से नंबर में से ही घटा के सेकेंड स्टेप में लिख दो, कितना आएगा 94। ये था 100 से 75 वाला प्रोसेस, समझ में आ गया। 2-3 बार करिएगा तो बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा और तुरंत निकालने लगोगे। 50 से 75 वाला के बीच का मैंने क्या क्या है नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए रेफरेंस लेंगे 50। जैसे कि सपोज डेट 52 का स्क्वायर तुमसे पूछ दें, तो 50 से 52 कितना ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, 52 जो है 50 से ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर करके पहला स्टेप वही सेम है, जितना ज़्यादा है इसमें कम था तो उसको भी पहले स्क्वायर करके लिख रहे थे 2 डिजिट में, 100 से जितना कम था इसमें भी वही चीज़ करना है पहला स्टेप में। 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो पहले जितना ज़्यादा है उसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है, कोई दिक्कत। फिर 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, अब इसी में 2 ज़्यादा करके मत लिख देना कि 54 लिख देगा, फिर गलत हो जाएगा। क्या बोला मैंने 25 लेना है, 25 में अगर ज़्यादा है 50 से 2 तो इसमें ऐड करके 25 में से सेकेंड स्टेप में लिख दो 27। जैसे कि फॉर एग्जांपल 54 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 डिजिट में 16 लिखेंगे। 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 25 में से भी 4 सेकेंड स्टेप में ऐड करके लिख दो 29-16 आंसर, कोई दिक्कत। इसमें क्या करना है, इसमें भी 50 रेफरेंस लेना है। सपोज डैट क्वेश्चन है 27 का, सपोज डैट 48 का स्क्वायर, कुछ भी ले लो नंबर, 48 का स्क्वायर, तो 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 04। बोलो भाई समझ में आ रहा है, 04 लिखेंगे। 50 से कितना कम भी है सेकंड स्टेप में, फिर क्या करेंगे 50 से कितना कम है 2 कम है, तो किस में से घटाएंगे, इसमें से ही मत डायरेक्ट सेकंड स्टेप में लिख देना, जैसे इसमें से डायरेक्ट हो रहा था बस ये इसमें से ही हो रहा है, बस इसमें से फर्स्ट केस वाला में ही से क्या करते थे हम लोग, जितना 100 से कम था उस सेकंड स्टेप में भी नंबर से ही घटा के लिख देते थे। लेकिन ये दोनों में क्या करना है 25 सेकंड स्टेप में किससे घटा के लिखना है या बढ़ा के, तो 25 से। तो यहाँ पे कम है ना 50 से 48, 2 कम है, तो 25 से भी 2 कम कर दो, कितना आएगा 23। तो ये आंसर हो गया 2304, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस है, बार बार देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ, 45 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, बताओ ये किस रेंज में आ रहा है। रेंज तो आपको याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। 50 से 75 के बीच का आ रहा है ये नंबर, सॉरी 25 से 50 तक के बीच का आ रहा है ये नंबर। बोलो 25 से 50 तक में क्या, ये पहले देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 5 कम है, तो पहले स्क्वायर करके लिख दो 25। 5 कम है तो इसी में से डायरेक्ट नहीं घटाना है, किस में से बोले हैं सेकंड स्टेप में 25 में से, तो 25 में से 5 घटा दो तो आंसर क्या होगा 20-25, क्योंकि 25 में से ही सारा काम होगा सेकंड स्टेप में, ठीक है। जैसे कि 85 का स्क्वायर, ये किस रेंज में केस में आ रहा है, 85 का स्क्वायर 50 से 75 के बीच का आ रहा है नंबर, तो इसमें क्या बोले हैं कि 50 से कितना ज़्यादा है वो देखो, और सॉरी ये वाला किसके रेंज का है यार, सॉरी यार 100 से 75 के बीच का है ना यार नंबर, मतलब 75 से 100 के बीच में 85 लाई करेगा, तो 85 जो है वो 100 से कितना कम है, तो 85 जो है वो 100 से कितना कम है 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 25 लिखेंगे और 2 जो है वो कैरी रख लेंगे, और 100 से है कितना कम है ये 85, 15 कम है, तो इसी में से डायरेक्ट क्या करते हैं पहला प्रोसेस में, पहला केस में तो इसी में से डायरेक्ट घटा देते हैं जितना 100 में से कम होता है सेकंड स्टेप में, तो 15 घटाओगे तो कितना आएगा 70, लेकिन 2 कैरी भी है तो क्या लिख दो 72, तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो समझ में आ रहा है। ये जो है 75 का स्क्वायर किसके रेंज में लाई कर रहा है, 50 से 75 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, बोलो 15 ज़्यादा है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे 15 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे 25, 2 कैरी आउट हो गया। इसमें भी 50 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 25 में क्या कर दो 15 ऐड करके सेकंड स्टेप में कैरी ऐड करके लिख दो। 25 में से 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30, 30 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, 32 और 25 आंसर। तो इसको माइंड से भी करने लगोगे कुछ दिन बाद, पेन कॉपी यूज करके भी नहीं, डायरेक्ट अगर ये तीनों केस याद हो गया क्या क्या करना है तो माइंड से, जैसे कि हम पूछ दे माइंड से कैलकुलेट करने का तरीका,
कि 84 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करोगे, 84 जो है वो 100 के नज़दीक है, मतलब कौन से केस में लाई कर रहा है, 100 से 75 से 100 वाला में लाई कर रहा है। तो 84 जो है वो पहले बताओ 100 के रेफरेंस में देखना है, तो 100 से कितना कम है, तो 16 कम है। तो पहले 16 का स्क्वायर लिख लो 2 डिजिट में, 2 डिजिट में जितना बच गया उसको कैरी ले लो, फिर जितना कम है 100 में से वो वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करके अगर कैरी कुछ बचा हुआ है तो उसको ऐड करके लिख दो, तो ये आंसर हो गया। तो ये माइंड से भी करने लगोगे, और नहीं तो फिर वही काम करो कि 84 का स्क्वायर दिया आपको, अगर क्वेश्चन में कहीं निकालना पड़ गया तो 84 गुने 84 करते रहो, तो बहुत इसमें तो टाइम बचेगा ना यार। तो मैं ये भी आपको समझा दिया, कल भी इसको रिवाइज करवा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। जाते जाते रोज़ सीरियस बातें करके चल जाता हूँ, पढ़ाई का बोलोगे खाली माथा ख़राब करके चले जाते हैं। तो मैं आज एक फ़नी मैंने कहीं से एक जोक सुना था, तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत मेरे को हंसी वाला था। तो जितना भी प्रेशर अभी आपने जितना डाइजेस्ट किया होगा ये सब सारा चीज़, तो कूल हो जाइए, क्योंकि माइंड को कूल रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं सुना रहा हूँ, एक बार एक टीचर ने क्लास में पूछा ना कि बच्चे ये बताओ कि मेरे पिताजी को सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक़ है, ओके, और मेरी माता जी को चावल खाना पसंद है, तो बताओ मेरी उम्र क्या होगी। ये बच्चों लोग से पूछे कौन, टीचर जी। तो ये तो आप लोग भी कॉमन सेंस से बता सकते हो कि ये जो है डाटा इनसफिशिएंट क्वेश्चन है, मतलब कि डाटा ये पर्याप्त नहीं है, वो आंकड़ा पर्याप्त नहीं है ये आंसर देने के लिए कि अगर वो टीचर जी बता दिए कि मेरे पिताजी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और माता जी चावल खाते हैं, तो इससे उम्र हम कैसे किसी का डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, डाटा इनसफिशिएंट का। लेकिन उसमें से एक बच्चे ने बोला कि सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आपकी उम्र 40 साल है। टीचर दंग हो गए, यार ये तो आइंस्टीन बैठा हुआ, बिल्कुल सही वो लड़का लॉजिक लगा आंसर बोल दिया था, इसलिए टीचर दंग हो गए कि उनका उम्र भी 40 ही साल था। तो टीचर पूछने लगे यार ये तो आइंस्टीन हो गया, आइंस्टीन मतलब का अवतार है ये लड़का, बताओ कैसे। लड़के से पूछे टीचर कि कैसे फाइंड आउट किए तुमने मेरा एज इतना डाटा के साथ। तो लड़का फिर थोड़ा सा मतलब भाव खाने लगा कि सर छोड़िए ना सर, हम बता दिए ना सर, मतलब सही है ना। तो बोले नहीं बताओ पहले। तो लड़का ने बोला कि सर मेरे जो एक गांव में एक भैया रहते हैं, मतलब मेरे गांव में क्या है एक भैया रहते हैं जिसका क्या है जिनकी उम्र क्या है 20 साल है, जो आधे पागल हैं। मतलब लड़का ने लॉजिक बताया कि मैं कैसे फाइंड आउट किया, तो लॉजिक क्या दिया कि सर मेरे गांव में एक भैया रहते हैं जो आधे पागल हैं, जिनका उम्र 20 साल है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या इशारा करने वाला हूँ। मतलब लड़के ने पूरा इंडिकेशन दे दिया कि टीचर जी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके वो भैया का एज आपको मैं पूरा पागल घोषित कर दिया हूँ। तो समझ में आ रहा है, बहुत फ़नी लगा था ये क्वेश्चन मेरा आंसर जान के। तो आई होप आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।